वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप इस कोविड-19 के दौरान अपने घर पर स्टडी कर रहे होंगे। खासकर कि अभी ये जो वीडियो होने वाला है ये 12th क्लास के उन बच्चों के लिए है जिनका चैप्टर चल रहा था हमारा एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो उसी का नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो के अंदर हम आपको लेकर के आए हैं और आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की। आखिरकार ये जो बेरोजगारी है इसके रीजंस क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, कॉज क्या हैं इसके। तो चलिए देखते हैं जल्दी से फटाफट और आगे बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर मैं ये कहूं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, आखिरकार बेरोजगारी क्यों आती है, रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या वो रीजंस आपके आसपास आपने कहीं देखे हैं, आपकी फैमिली में देखें या जहाँ भी देखें, तो आप रियलाइज़ करिए और किसी कॉन्सेप्ट को समझने की पूरी कोशिश करिए। बेहतर है कि आप उसे रटें, उससे ज़्यादा बेहतर है कि उसे समझा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आई थिंक कि मेरे को जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात लगती है तो ये है, सबसे पहला जो बहुत ईजी हो सकता है आपके लिए, और ये है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ये भाई बहुत खतरनाक चीज़ है अगर एक हिसाब से देखा जाए इसे। तो जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इंडिया के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि इंडियन जो हमारा कंट्री है, हम इन द रेस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन नंबर 2 पर हैं। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स के हिसाब से, अगर हेड काउंट रेशियो के हिसाब से अगर हम काउंट करें तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारा देश जनसंख्या के हिसाब से विश्व में नंबर 2 पर है। अब कई सारे रीजंस होते हैं, कई लोगों का मानना होता है कि नहीं, जितने वर्किंग हैंड होंगे ये तो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, ये तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, फ्रूटफुल है। तो देखिए, मैंने आपको जब भी मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ मैं बच्चों को 2 चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एवरी थिंग्स हैव हिज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। हर किसी चीज़ की अपने पास मेरिट होती है, उसकी डीमेरिट्स भी होती हैं। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर डीमेरिट्स की, कि आखिरकार ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इसको क्यों इसके रीज़न में डाला गया है कि इससे बेरोजगारी बढ़ती है भाई। तो रीज़न यही है कि अगर एक लिमिटेड नंबर आपके पास है, अगर आपका जो ग्रोथ रेट है वो आपके कंट्रोल में है तब तो ठीक है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी अगर उसके हिसाब से है तो ठीक है। अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है पॉपुलेशन वाला जो एरिया। तो एक तो आपको सबसे फर्स्ट ये नोट करके रखना है कि जो जनसंख्या वृद्धि है ये यहाँ पर इसका रीज़न होने वाला है बेरोजगारी का, ठीक है ना। क्योंकि इतना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना इतने सारे वर्किंग हैंड्स के लिए ये बहुत मुश्किल है, और खास करके ऐसे दौर में जब आपका ग्रोथ रेट कुछ भी नहीं है, जैसे इंडियन इकोनॉमी की हालत आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बाद में लो इकोनॉमिक ग्रोथ। कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में कोरिलेशन रखते हैं, अपने आप में कोरिलेटेड हैं, ये दोनों एक तरीके से रिलेटेड है। और लो इकोनॉमिक ग्रोथ को देखो आप कैसे समझना है आपको कि ये कैसे कॉज हो सकता है इसका। तो सबसे पहले आप एक बात देखिए कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये इकोनॉमी के अंदर ही होगा, सिंपल सी बात है। अगर आपकी इकोनॉमी में लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो आपका प्रोडक्शन है, या फिर कई बच्चे कहते हैं कि सर आउटपुट, तो भाई ये तभी होगा जब ये आउटपुट आपका नेगेटिव, या मैं ये कहूँ कि आउटपुट आपका कम होगा। क्योंकि लो इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगा? जब आउटपुट ही नहीं होगा। आउटपुट नहीं होगा तो आउटपुट क्यों नहीं हो रहा है भाई? क्योंकि जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये इंडस्ट्रीज़ बंद हैं आपकी, है ना, आउटपुट नहीं निकल के आ रहा है। अब कहानी ये देखिए कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, एक तरीके से मैं कहूँगा इसे, ये कभी भी आ सकता है पूरे वर्ल्ड में, टाइम पीरियड नहीं, ये साइक्लिकल है, चक्रीय है। 2008 में देखा होगा आपने, 2008 में, अब देख रहे हैं आप इंडिया के अंदर, वर्ल्ड में भी ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं। तो ड्यू टू ये इंडस्ट्रीज़ ने अपनी फंक्शनिंग बंद कर दी है तो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आउटपुट कम हो रहा है, इस तरीके से ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो देखने को आपको यहाँ पर मिल रहा है। दिस इज़ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये पूरा एक साइकिल है और इस तरीके से यहाँ पर ये अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न दिखाया गया है कि भाई अगर इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर हमारा आर्थिक वृद्धि दर इकोनॉमी में कम है तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं बेरोजगारी को बढ़ाने वाली है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब आप आगे चलिए, ये कंडीशनल है भाई, साइक्लिकल जो है ये
अब आप कहेंगे सर चक्रीय बेरोजगारी आपने बताया तो है नहीं, क्यों आई? तो देखिए कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, कोई वॉर का एक्सपेक्टेशंस हो सकता है, कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी नेचुरल कंडीशंस हो सकती है या कोई मार्केट की कंडीशन हो सकती है। अब जैसे अभी ये कोविड-19 देख लीजिए, अब ये देखिए कैसी कंडीशन है, वर्ल्ड ने सोचा नहीं था लेकिन आ गया और आकर के अब देखिए कितने लोग बेरोजगार हैं। तो ये साइक्लिकल एग्जाम्पल के साइक्लिकल जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसके तहत आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो सेकंड रीजन क्लियर हो गया होगा आई थिंक, लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो ये रीजन बनेगा अनएम्प्लॉयमेंट का। नंबर 3 पे बात करते हैं। नंबर 3 पर देखिए, आप जब भी कोई चीज़ स्टडी कर रहे होते हैं तो आप बुक मत रटिए। मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप किताबें कभी ना रटें। अगर आप किताबें रटने चलेंगे तो आप एक लिमिटेड आपके पास सोर्स होगा, बस जो बुक में लिखा है वही जान पाएंगे। आप सोचें, आप खुद से सोचें कि यार क्या हो सकता है। जैसे मैं अभी लिखने वाला हूँ यहाँ पर, देखो आप, ये यहाँ पर है मतलब कि जो आपका इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, इरिगेशन फैसिलिटी यानी कि जो सिंचाई की सुविधाएं हैं ये आपके पास लेस इरिगेशन फैसिलिटीज़, आपके पास सिंचाई की सुविधाएं जो हैं वो कम हैं, तो लेस इरिगेशन होगा। अगर इसी इरिगेशन फैसिलिटीज़ आपके पास लेस हैं तो देखिए इम्पैक्ट क्या निकल के आएगा, तो आप लेस जो है वो क्रॉप सीडिंग कर पाएंगे। भाई कम एरिया पर जो है आप बुवाई करेंगे, कम एरिया पर आप अगर बुवाई करेंगे या इस तरीके से जो है कम एरिया जो आपका योग्य होगा एग्रीकल्चर के, तो डेफिनेट सी बात है एरिया कम होने की वजह से जब इसमें जो एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी तो ये एम्प्लॉयमेंट भी लेस हो जाएगा, क्योंकि कम के लिए तो लेस एम्प्लॉयमेंट चाहिएगा या लेस लेबर चाहिएगा, कम श्रमिकों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी वजह से क्या हो गया है, अब यहाँ पर कम ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर मान लीजिए 100% एरिया पर एग्रीकल्चर हो रहा है और हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं हैं और 50% पर ही कर पा रहे हैं, तो 50% अनएम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो गया ना भाई। तो देखिए आप रीज़न समझिए, सिंपल सी बात है, किसी कॉजेज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न जरूर छुपा होता है। तो ये क्लियर हो गया आई थिंक थर्ड। अब हम ब्लैक बोर्ड को थोड़ा रफ कर लेते हैं और आपको आगे लेकर के चलते हैं कि और कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा। कई तो ऐसे हैं बच्चों जो आप उनके बारे में बहुत जानते हैं, लेकिन जब एग्जाम में लिखने की बारी आती है तो आप भूल जाते हैं उनको, फिर आप कहते हैं सर याद नहीं आया, एग्जाम में मैं लिख नहीं पाया। तो मेरा आपसे वादा है कि अगर आप अपने आप को इस तरीके से सेल्फ एनालिसिस करोगे अपने आप का, तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे और आप भी मेरी तरह जो है यहाँ पर टीचिंग जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे आप भी कर पाएंगे। आप में ज़्यादा नॉलेज है मेरे से। अब चलिए फोर्थ पर, लेस मोबिलिटी। लेस मोबिलिटी ये एक ऐसा फैक्टर है बच्चों। अब आप कहेंगे सर मोबिलिटी का क्या मीनिंग है? भाई हमारे इंडिया के अंदर आपने देखा होगा, मान लीजिए कि हमारा जो भी लेबर है, तो हमारा जो लेबर होगा यानी हमारा जो श्रमिक होगा, मान लीजिए ये कोई श्रमिक है, इसको इसका गांव बहुत पसंद है। क्या पसंद है बच्चों? इसका गांव बहुत पसंद है। अब इसके पास एक ऑफर आता है, ये अनस्किल्ड है, इसके पास ऑफर आता है, ये राजस्थान का रहने वाला है, और इसके पास ऑफर आता है एमपी से, मध्य प्रदेश से, कि भाई आपको हम रोजगार दे देंगे, 500 रुपये पर डे की मजदूरी देंगे या 600 देंगे, 1000 रुपये देंगे, जो भी देंगे 1000 रुपीज़, आप हमारे यहाँ पर आ जाइए राजस्थान से काम करने के लिए, चाहे हम फैक्ट्री में आपको एम्प्लॉयमेंट दें या कहीं और दें, एग्रीकल्चर सेक्टर में दें। अब भाई ये जो हमारे उस्ताद हैं ये क्योंकि राजस्थान के हैं और इनके जो रहन सहन है वो ये थोड़ा वैसा है, काम ज़्यादा करना नहीं चाहते हैं, और काम करना भी चाहते हैं तो इनकी एक जिद है कि भाई घर पे काम दो या आसपास के एरिया में काम दीजिए, तब तो करूँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा, एमपी नहीं जाऊँगा, एमपी नहीं जाऊँगा। ये तो हमारे इस राजस्थानी व्यक्ति की बात हो गई। आजकल के ज़माने में क्या देखा जा रहा है, मान लीजिए किसी की जॉब लगती है तो जॉब सिलेक्शन भी आजकल लोग इसी को ध्यान में रखते हुए करते हैं। लेस मोबिलिटी देखी गई है, कई बार अच्छी अच्छी पोस्टों पर लोग नहीं जाते हैं ड्यू टू डिस्टेंस, ठीक है ना, ये मोबिलिटी की वजह से। तो इसकी वजह से भी क्या है कि कई बार अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। ये कहता है भाई अपने घर ही रह लेंगे अपन तो, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे, अंडमान निकोबार में नौकरी करने नहीं जाएंगे, वहाँ मजदूरी नहीं करेंगे, वहाँ नौकरी नहीं करेंगे। तो लेस मोबिलिटी कहीं ना कहीं इसका एक फीचर है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया है। बहुत एक लोअर लेवल का एग्जाम्पल मैं कहूँ, बहुत सिंपल लेवल का मैं कहूँ तो मैंने आपको इसको समझा दिया है। अब इसमें आगे बात करते हैं कि और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। ये तो बहुत कॉमन सी बातें हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से, अगर आपकी टेक्नोलॉजी लेबर ओरिएंटेड नहीं है
तो दिक्कत होने वाली है भाई, आपके श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। और आपको अपनी तकनीक को इसी तरीके से इम्प्लिसिट करना है उस टेक्निक को कि आपका लेबर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट ना होने पाए। तो कई बार टेक्निक इंट्रोड्यूस होते ही कई श्रमिकों की नौकरी चली जाती है भाई, ये आप ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जो है इसका एक फैक्टर जो है वो हो सकता है। और अब आपको आगे बताते हैं और क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं। जैसे नेक्स्ट, लो इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक्स वाले बच्चे इसको आसानी से समझ सकते हैं, ये एक पूरा साइकिल है, लो इन्वेस्टमेंट। अब आप बताइए कि इन्वेस्टमेंट कौन करता है भाई? इन्वेस्टमेंट उसी को करना है जो फ्यूचर में जो अपना कैपिटल फॉर्मेशन करना चाहता है, क्योंकि ये तो प्रोसेस ही कैपिटल फॉर्मेशन का है। मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है और वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। अब प्रोड्यूसर फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, फैक्ट्री नहीं चल रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो लेबर नहीं जा रहा है वहाँ पे, या आउटपुट नहीं हो रहा है, आउटपुट नहीं हो रहा है तो जीडीपी डाउन हो जाएगा, ग्रोथ रेट डाउन हो जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा। तो ये लो इन्वेस्टमेंट, लो सेविंग्स, ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आप दे सकते हैं ईजिली। आपको इनको याद करने और रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको रीजंस यहाँ पर बता दिए हैं जो आपके अनएम्प्लॉयमेंट के हो सकते हैं। अब आगे हम इसमें आपको और बताते हैं जो एक और इम्पॉर्टेंट है, ये होने वाला है और इसमें काफ़ी अच्छी बातें मैं आपको बताऊंगा, उम्मीद करते हैं वो आपको पसंद भी आएंगी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, मैंने भी अपनी लाइफ में इसको बहुत देखा है और फील किया है। ये देखिए यहां पर जो आपका एजुकेशन है, एजुकेशन लेवल, या मैं कहूं लो लिटरेसी रेट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अगर आपका जो शिक्षा का स्तर है वो लो है, लिटरेसी रेट साक्षरता दर अगर कम है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ये भी सीधा सीधा अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन बनता है। और अगर इस टाइप से कहीं आपको अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है तो आप ये ध्यान रखें हमेशा कि किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट आप इसको कॉल करेंगे। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, संरचनात्मक जो बेरोजगारी होती है उसका रीजन बनता है आपका ये कारण। जो आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी है इसका रीजन बनेगा भैया। अब आगे के टॉपिक में ये तो काफ़ी सारे रीजंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं कि भाई ये रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये जनरेट हो रहा है। कई बार नेचुरल रीजंस भी होते हैं, जैसे अभी कोविड-19 है, तो ऐसे काफ़ी बार परिस्थिति बिगड़ जाती है, तो उसकी वजह से भी कई बार आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। अब चलिए बात करते हैं कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि इसके इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो इफ़ेक्ट मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। कॉजेज़ आपने पढ़ लिए हैं, अब आगे चलते हैं हम और इस टॉपिक को बहुत आसान से समझते हैं और ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। रूरल डेवलपमेंट के अंदर आपको ये रूरल डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट के बाद में एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर के अंदर ये आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है। अब हम चलते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं भाई। तो मैंने आपको कहा कि भाई कई तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि भाई इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, और इधर मैंने लिखा आपको सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। ये तो आपके आर्थिक, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, और ये आपके सामाजिक प्रभाव। क्या फर्क पड़ेगा भैया आर्थिक और समाज पे, तो ये सामाजिक तौर पर, तो ये बहुत आसानी से बहुत जल्दी शब्दों में समझा दूंगा मैं क्या क्या इसके इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं। तो नंबर 1 पर देखिए भाई, इकोनॉमिक की बात करते हैं तो आपका सबसे पहले लो प्रोडक्शन, जिसको आप कभी कभी लो आउटपुट भी कहते हैं, ये होगा आपका। इसके बाद लो इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि जो है ये धीमी हो जाएगी आपकी। लो पर कैपिटा इनकम, पीसीआई लो हो जाएगा आपका। और आपका जो लाइफ स्टाइल है, ये लाइफ स्टाइल आपका लो हो जाएगा। तो ये कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स में आ सकते हैं और इस तरीके से आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस की, उधर सोशल वाले की, कि सोशल समाज पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो भाई देखिए बहुत खतरनाक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला लिख रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, सोशल अनरेस्ट। इसको मुझे समझाना ज़रूरी है क्योंकि आप यंग एज में हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो इसको समझिए। सोशल अनरेस्ट का रीज़न कैसे बनते हैं आपके अनएम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन, यानी अनएम्प्लॉयमेंट कैसे इसको प्रमोट करता है सोशल अनरेस्ट को। ये जस्ट लाइक जो टेररिज्म टाइप की घटनाएं हैं, आतंकवादी टाइप की घटनाएं हैं। आप एक बात बताइए, एक इंसान है, उसके पास कोई रोज़गार नहीं है, ठीक है ना, वो मरने को जा रहा है, और उसी कंडीशन में, क्योंकि वो बेरोजगार है, उसके पास खाने पीने को पैसे नहीं है, मरने की कंडीशन हो रही है भूख की वजह से, कोई बंदा आता है, कोई पर्सन आता है और उसको कहता है 10 लाख रुपए मिलेंगे, आपको ये काम करना है। अब बताइए, उस व्यक्ति के पास में दो डिसीजन है, या तो वो मर जाए भूख से, या फिर वो 10 लाख को एक्सेप्ट करके उस काम को करे जो उसको ऑफर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सोशल अनरेस्ट की वजह भी यही है। अगर आप बताइए, आपको एक स्टेबल सैलरी दी जा रही है जिसमें आप ज़रूरत का सारा सामान खरीद सकते हैं, अपनी लाइफ जी सकते हैं, तो आप बताइए आप ऐसे सोशल अनरेस्ट वाले काम क्यों करोगे, क्यों आप क्राइम करोगे, बताइए। तो ये सोशल इम्पैक्ट्स की बात करते हैं, तो इस तरीके के रीजन्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो बच्चों ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो आपको हो गया सोशल अनरेस्ट वाली बात होगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ ये आपकी डाउन हो जाएगी भाई, जीवन स्तर गिर जाएगा आपका, जीवन स्तर गिर जाएगा। उसके बाद क्या क्या इंपैक्ट आएंगे अनएम्प्लॉयमेंट के, सामाजिक तौर पर आप पुअर हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। अब जब एक बात बताइए, अगर आप गरीब हो जाएंगे, आपके पास रहने को मकान नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को खाना नहीं है, तो आप बताइए क्या इससे सोसाइटी के अंदर डिवाइडेशन नहीं होगा, एक तरफ पुअर एक तरफ रिच पर्सन्स, नहीं होगा क्या, बताइए आप। तो ये कितना बड़ा इम्पैक्ट है, बताइए आप, ठीक है ना। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको क्लास में यूज नहीं करना चाहिए, मैं जनरली नहीं करता, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। ये आपने कंडीशन देखी होगी, एक घर ऐसा है जिसमें एसी, फ्रिज, टीवी, कूलर सब है, एक घर ऐसा है जिसमें खाने के लिए खाना नहीं है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, ऐसे क्लासिफिकेशन अगर सोसाइटी के अंदर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सबके पास बराबर से अगर रोज़गार होगा, तो बताइए कंडीशन क्या होंगी, नहीं होंगी। तो आई थिंक कि आपको ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, ये क्यों होती है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज यानी प्रभाव क्या हो सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि हम इनको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है, आप कौन कौन से आइडिया दे सकते हैं। चलिए, क्योंकि आजकल क्या है कि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो ओपन माइंडेड एग्जाम आजकल फ्रेम किए जाते हैं, एक तरीके से क्वेश्चन पेपर फ्रेम किया जाता है, आपसे पूछा जाता है आपके क्या आइडियाज़ हैं, आप क्या समझते हैं, आप बताइए। तो आप क्या समझते हैं, आपको क्या करना है कि आप इस बेरोजगारी को हटा दें। तो चलिए कुछ ऐसे रीजन्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। इसके बाद में आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे हम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल आरकेप पर, और उम्मीद करते हैं आपको ये काफ़ी पसंद आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं ये ख़त्म हो गए हैं। अभी हम इसके बाद में नेक्स्ट जो समझने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर ही, ये हमारा टॉपिक होने वाला है अनएम्प्लॉयमेंट रिडक्शन प्रोग्राम। बेरोजगारी को घटाने के लिए क्या क्या प्रोग्राम हो सकते हैं, या फिर आपके एक तरीके से आइडियाज़ हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट रिडक्शन प्रोग्राम, देखिए बच्चों, कोई भी नॉलेज से भरा हुआ नहीं होता, हर किसी में लीकेजेस होते हैं, हर किसी के नॉलेज में लीकेजेस होते हैं, लेकिन फिर भी आप प्रयासरत रहें, आप मेहनत करें, एक ना एक दिन आप बनेंगे अच्छे, एक ना एक दिन आप 12th क्लास में मेरिट लाएंगे, आप 100 आउट ऑफ 100 करेंगे स्कोर अगर आप पढ़ेंगे तो बने रहिएगा आप इधर। तो अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे आइडियाज़ आपके हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो सरकार भी चला रही है, हम भी कर सकते हैं, और आपका सजेशन आप दे सकते हैं। तो भाई मेरे स्तर पर तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को यही लगता है कि क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन है इसको इम्प्रूव करो भाई, एजुकेशन इम्प्रूवमेंट, सब कुछ शिक्षा पर टिका हुआ है भाई। एजुकेशन इम्प्रूवमेंट की मैं बात करूं तो सबसे पहले अब एजुकेशन के कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की, ऐसी संस्थाओं की बात करते हैं जहां से हमें कुछ सीखने को मिलता है या वो हमारे लिए कुछ देती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा NCERT, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद NCERT के बाद UGC के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आपको। इसके बाद में
AICTE के बारे में बताएंगे, ठीक है ना, और ICMR के बारे में बताएंगे। काफ़ी बच्चे 12th क्लास के काफ़ी क्वेरी रखते हैं कई बार, तो मज़ा आता है पढ़ने में जब कोई अच्छी अच्छी चीज़ें हमें बता रहा होता है और कुछ नई चीज़ों के बारे में जानने समझने का मौका मिलता है। आपने अपनी लाइफ में कई बार इन नेमों को सुना होगा, मैंने भी अपनी लाइफ में सुना है। हो सकता है जाना कभी पहले इतना ना हो, आपने भी नहीं जाना होगा। अगर नहीं जाना है तो आज आप मेरे साथ जानेंगे और आज के बाद आप इनके बारे में खुल के बात कर सकेंगे। एजुकेशन के लिए ये संस्थान हमारे इंडिया में कार्यरत हैं। ICMR आजकल बहुत सुना है आपने कोविड-19 के दौरान। किसके दौरान बच्चों? कोविड-19 के दौरान। ये बहुत सुना है आपने, ज़्यादातर ICMR का नाम आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए स्टार्टिंग से फटाफट ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी। तो ये क्या है? सबसे पहला वाला ये है आपका नेशनल काउंसिल। नेशनल काउंसिल किसके लिए है? फॉर एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देख लीजिए भाई, ये नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, और आपकी बुक्स वगैरह ये सब इस तरीके का यहाँ से प्रकाशन होता रहता है। NCERT की किताब पढ़ते हैं ना आप लोग, तो ये है वो संस्थान, ठीक है। 60s के दशक में ये अस्तित्व में आया है। UGC का काम क्या है वो देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। हमेशा UGC यूनिवर्सिटी को प्रमोट करेगी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को प्रमोट करेगी। अब ये क्या है नेक्स्ट? ऑल इंडिया काउंसिल। कौन सा इंडिया काउंसिल? ऑल इंडिया काउंसिल। किसके लिए? फॉर टेक्निकल एजुकेशन। भाई AICTE जो है ये पूरे भारत के अंदर जो तकनीकी शिक्षा है ये उपलब्ध कराएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ये क्लियर हो गया? तकनीकी शिक्षा के लिए काम करेगा। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस UGC भी बनाएगा, AICTE भी बनाएगा, लेकिन ये टेक्निक का बनाएगा, ये यूनिवर्सिटी के बारे में बनेगा। अब बच गया ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। अगर कोई मेडिकल रिसर्च का काम है, उससे रिलेटेड कोई रूल्स रेगुलेशन है, आपको रिसर्च करानी है मेडिकल से रिलेटेड, या इससे रिलेटेड कोई आपको रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं, ठीक है, साइंस बैकग्राउंड से, तो उस फील्ड में यहाँ पर ICMR आपको काम करता हुआ दिखेगा। तो ये शैक्षिक संस्थान है एक तरीके से मैं ये कहूँ, या फिर उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के अंदर। तो इनकी जो फंक्शनिंग है इसको स्मूथ बनाइए, इनको पावरफुल कीजिए, जिससे ये आप जैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नॉलेज डिलीवर कर सकें, या ऐसी पॉलिसीज़ आपके लिए फ्रेम कर सकें, और आप लोग जो है इस अनएम्प्लॉयमेंट के ट्रैप में ना आएँ। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट रिडक्शन के लिए चला रही है। मैंने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आपको, जैसे नरेगा का मैंने एक दिन स्पेशल वीडियो आपको डाला था, कुछ और वीडियोज़ हैं जिनके बारे में, या कुछ और प्रोग्राम है सॉरी, जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जल्दी से। तो मैं नंबर 1 नंबर 2 करके बात करूँगा फटाफट, जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। तो ऐसे बहुत सारे, आजकल लेटेस्ट वाले पे बात कर लेते हैं, क्योंकि पुराने आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे, जैसे ट्राइसम हुआ, IRDP हुआ, ठीक है, और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हुआ, ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना हुआ, प्रधानमंत्री बहुत सारी अंत्योदय योजना हुआ, और कई सारी योजनाएं, उज्ज्वला योजना चल रही है। ये सब, ये इसमें सब में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से देखें तो ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए, या इस अनएम्प्लॉयमेंट को रिडक्शन के लिए, या मनरेगा हुआ जो मैंने नरेगा का टॉपिक डाला था, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन आजकल सरकार क्या कर रही है, जैसे स्किल इंडिया प्रोग्राम है, अब स्किल इंडिया हो गया, स्किल इंडिया के बाद में और क्या है, जैसे स्टार्टअप प्रोग्राम है, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप भी हो गया भाई। अब स्टार्टअप हो गया, स्किल इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया। गवर्नमेंट इतने प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही है, मुद्रा योजना हो गई भाई। सरकार चाहती है कि कहीं ना कहीं आप जो हैं ये इन योजनाओं का फायदा लें और आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड बने।
आपका खुद का रोजगार हो। सरकार बार बार इस पैटर्न पे आजकल जोर दे रही है, तो इसके लिए भाई आप अपना रोजगार कैसे बनाएंगे बताइए। आपको स्किल आनी चाहिए ना, स्किल आपके अंदर है तभी तो रोजगार मिलेगा आपको, या अपना कुछ कर पाएंगे आप। तो इसी के लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ये इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो है सरकार ने लॉन्च की हुई है। मुद्रा योजना, ये इसके अंदर फैसिलिटी आपको दी जा रही है। और मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं बच्चों इधर, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स, इनकी हेल्प करनी चाहिए भाई। कोई व्यक्ति अगर अपना उद्योग धंधा स्टार्ट करता है तो सरकार को मदद करनी चाहिए, इसके लिए सब्सिडी प्रोवाइड करनी चाहिए, और भी अगर कोई हेल्प बनती है, टैक्स रिडक्शन कोई बात होती है तो देना चाहिए। और खासकर की जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं भाई, उनको वापस लाओ है, वो ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर या अनऑर्गेनाइज्ड, असंगठित क्षेत्र भारत में बहुत ज़्यादा है, तो इसमें ही ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिला हुआ है। और ये ऐसा है जिसका कोई लेखा जोखा रिकॉर्ड नहीं होता है। तो मेरा मानना ये है कि आप इनके लिए क्या है, सरकार मदद जरूर करे भाई लोगों की। मेरी स्पेशल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। और ये चैप्टर लगभग यहीं पे ख़त्म है आपका। अब हम कल आपको एक नई वीडियो में मिलेंगे और आपको एक नया चैप्टर इंडियन इकोनॉमी का पढ़ाएंगे आपको यहाँ पर। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा ये होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जो भी आपके चैप्टर में होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इकोनॉमी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या रोल प्ले करता है, आखिरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर से ही दुनिया चल रही है, आप भी जानते हैं। दिस इज़ ऑल्सो एन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं। तो ऐसी ही कुछ बातें जानने के लिए बने रहिएगा आप रवि सर के साथ में, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा यूट्यूब चैनल आरकेप को। और उम्मीद है क्लास 12 का सिलेबस आपको विद इन 1 मंथ में कंप्लीट कराऊंगा या पूरा। बने रहिएगा रेगुलर वीडियोस देखने के लिए, और सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी आपकी फैमिली में कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, वो भी मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। और अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप एप्रिशिएशन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एप्रिशिएशन के लिए मैसेज जरूर लिखते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड नमस्ते टू ऑल वंस अगेन।